अभी अभी मैं अपनी फ़्लाइट से वापस आई थी। आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। मुसलसल 18 घंटे की फ़्लाइट के बाद अब मुझे घर आकर आराम करना नसीब हुआ था। घर आते ही मेरा छोटा बेटा मेरे साथ लिपट गया था, जबकि बड़े बेटे ने एक अफसरदा सी नज़र मुझ पर डाली और दोबारा से अपनी वीडियो गेम की तरफ मुतवज्जो हो गया था। मुझे उसका रवैया अंदर ही अंदर खाता था, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर हमेशा की तरह उसके रवैये को नज़रअंदाज करके उसके पास आकर बैठ गई थी। क्या कर रहे हो बेटा? गेम खेल रहा हूँ, तो उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। छोटा बेटा मुसलसल मेरे साथ लिपटे जा रहा था। माँ, आप इतनी देर तक कहाँ थी? मैं आपको बहुत याद कर रहा था। आपको पता है भाई ने मुझे मारा भी है। अपने छोटे बेटे अजलान की बात पर मैंने अरमान को गुस्से से घूरा था। तुम क्यों अपने छोटे भाई को मारते हो? क्यों इसका ख्याल नहीं रखते हो? अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहोगे तो बाहर के लोगों को भी मौका मिल जाएगा, वो तुम दोनों को फिर तंग करेंगे। दो ही तो भाई हो, इत्तेफाक से रहा करो। अरमान ने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी थी। वो अभी तक गेम की तरफ ही मुतवज्जो था। वो 12 साल का था, हर एक चीज़ को समझता था और हर रवैये को नोट करता था। उसे अपनी ज़िंदगी के एक खला पर बहुत ही ज़्यादा रंज होता था। अक्सर वो मुझसे इस खला के बारे में पूछता, माँ हमारे बाबा कहाँ हैं? वो हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? मुझे जैसे याद है वो कितना हम लोगों से प्यार करते थे, मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे। जिस वक्त आप घर नहीं होती थी उस वक्त वो घर पर मेरे पास होते, मेरा कितना ख्याल रखते थे, मुझसे कितना प्यार करते थे। मगर अब बाबा जानने कहाँ चले गए हैं। आप उनके बारे में कुछ बताती भी नहीं हैं। और दादू, वो कहाँ है? मुझे दादू का घर बहुत याद आता है। माँ प्लीज़ फिर से बाबा और दादू के पास मुझे ले चले ना। अरमान मुझे अपने बाबा का नाम ले लेकर बहुत तंग करता था और तब मैं कई बार झिंझला जाती थी, उसे गुस्से में डांट देती। एक बार तो उसे मैंने थप्पड़ जड़ दिए थे। वो शदीद तूफानी रात थी। मुझे ऐसी रातों में हमेशा एक खौफ महसूस होता था। जब मेरे शोहर नुमान घर पर होते थे तब मैं ऐसे मौसम में उनकी मौजूदगी से हमेशा ढारस पाती थी। मगर उस रात वो हमारे पास नहीं थे। मुझसे बिछड़े हुए नहीं पूरा 1 साल हो गया था। उस वक़्त अरमान की भी आँख खुल गई। वो भी उस मौसम से बहुत खौफ़ खाता था। वो बिल्कुल मुझ पर गया था। वो बाबा, बाबा कहकर पुकारने लगा। मैंने उसे पुचकारने की कोशिश की, मगर वो कोई बात सुनने पर तैयार नहीं था। आँखें बंद करके मुसलसल रोए जा रहा था। तब मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ अरमान को मारा था। वो बिल्कुल सख्त हो गया, बेयकीनी से मुझे देखने लगा। ये मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी थप्पड़ था जो मैंने अरमान को मारा था। बाद में मुझे अपनी हरकत पर पछतावा भी हुआ। मैंने उसे बहलाने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे उसमें नाकामी हुई। उस दिन के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गया था। उसने दोबारा बाबा का नाम नहीं लिया और ना मुझसे प्यार की कोई फरमाइश की, ना लाड उठवाए। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे इस थप्पड़ ने मेरे बेटे को छोटी सी उम्र में ही बहुत समझदार कर दिया था। वो तो बचपन से ही बहुत ज़हीन था, मेरे रवैये को बिन कहीं समझ जाता था। अब क्या हो सकता था, मैं जितना उसे खुद से करीब करने की कोशिश करती, वो उतना ही दूर हो जाता। और फिर जब वो स्कूल में अपनी क्लास के लड़कों को अपने बाप के साथ स्कूल आते-जाते देखता, तो वो बिल्कुल ही गुमसुम हो जाता। मैंने इन दोनों का ख्याल रखने की पूरी कोशिश की ताकि इन्हें बाप की कमी महसूस ना हो, मगर हर बार मैं नाकाम हो गई थी। उसे घर वापस आए 2 घंटे हो गए थे जब मुझे एक बार फिर अपने अमले की कॉल आई थी, मैडम आपको वापस आना होगा। अमले की कॉल ने मेरे ज़हन के सुकून को एक झटके में किरची-किरची कर दिया था। फ़ोन की स्क्रीन पर चमकता हुआ एयरलाइन हेडक्वार्टर्स का नाम देखकर मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से धड़कने लगा। अभी तो मैंने अपनी वर्दी भी नहीं उतारी थी, अभी तो मेरी आँखों से वो थकन भी नहीं उतरी थी जो 18 घंटे के तवील सफ़र ने तोहफ़े में दी थी। मैंने कँपकपाते हाथों से फ़ोन कान से लगाया, हेलो मैडम मरियम। दूसरी तरफ से चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर की आवाज़ आई, जिसमें गैर मामूली इज़्तिराब था। हमें बहुत अफ़सोस है कि आपको इस हाल में ज़हमत दे रहे हैं, लेकिन सूरत-ए-हाल काबू से बाहर है। कैप्टन ज़ाहिद जी ने अगली फ़्लाइट ले जानी थी। अचानक दिल की तकलीफ़ के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफिसर हार्स का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वो अभी बेहोश हैं। हमारे पास इस वक्त रडार पर कोई दूसरा सीनियर पायलट मौजूद नहीं है जो इस हंगामी सूरत-ए-हाल में बैनुल-अक़वामी प्रवास संभाल सके। आप हमारी सबसे सीनियर और काबिल पायलट हैं, हमें आपकी ज़रूरत है। मेरा जी चाहा कि मैं चीख कर कहूँ कि मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फ़ोन पटक दूँ और जाकर अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर सो जाऊँ। अरमान की वो खामोश निगाहें और अज़लान का वो लिपटना मुझे पुकार रहा था। मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि आज की रात अपने बच्चों की फ़रमाइशें पूरी करूँ, इन्हें अच्छा खाना खिलाऊँ, अरमान की इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश करूँ जो मेरे एक थप्पड़ ने उसके गिर्द बांध दी थी। मगर ज़िम्मेदारी का बोझ ममता के जज़्बे पर हावी हो गया। एक पायलट का फ़र्ज़ उसे आराम की इजाज़त नहीं देता। जब
सैकड़ों मुसाफिरों की ज़िंदगी दांव पर लगी हो। मैंने एक गहरी सांस ली और बोझल कदमों से दोबारा अपने जूते पहने। अरमान ने मुझे दोबारा वर्दी पहनते ही देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख लहराया, मगर उसने कुछ ना कहा। वो बस खामोशी से अपने गेम की तरफ देखता रहा। मैंने उसके सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो वो ज़रा सा पीछे हट गया। उसकी ये दूरी मुझे थप्पड़ से ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। बेटा, मम्मा को जाना होगा, एक इमरजेंसी है, मैंने गलूगिर आवाज़ में कहा, मगर उसने कोई जवाब न दिया। मैं बोझल दिल के साथ घर से निकला, ये सोचे बगैर कि ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे तवील और खौफनाक रात बनने वाली है। एयरपोर्ट पहुंचते ही मुझे फौरी तौर पर ब्रीफिंग रूम ले जाया गया। जहाज़ तैयार था, मुसाफिर सवार हो चुके थे। मौसम बाहर फिर से खराब हो रहा था। आसमान पर बिजली कड़क रही थी और बादलों का रंग गहरा स्याह हो चुका था। बिल्कुल वैसी ही रात थी जिस रात नुमान मुझसे पिछले थे। मैंने काकपट में बैठकर कंट्रोल संभाला। मेरा मुआविन पायलट एक नौजवान लड़का था जो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। हमने टेक ऑफ किया और जहाज़ बादलों को चीरता हुआ बुलंदी की तरफ बढ़ने लगा। अभी हमें फ़ज़ा में उड़े हुए बेमुश्किल 1 घंटा हुआ था कि अचानक जहाज़ ने एक ज़ोरदार झटका खाया। पहले तो मुझे लगा कि महज़ टर्बुलेंस, हवाई उतार-चढ़ाव है, लेकिन अगले ही लम्हे कॉकपिट की तमाम स्क्रीनें एक साथ टमटमाने लगी। लाइट्स सुर्ख हो गईं और एक अजीब-सी आवाज़ पूरे जहाज़ में गूंजने लगी। मैंने सिस्टम कवरेज सेट करने की कोशिश की, मगर बटनों ने काम करना छोड़ दिया। मैडम, ऑटो पायलट काम नहीं कर रहा, मुआविन पायलट ने चिल्ला कर कहा। मैंने दस्ती तौर पर कंट्रोल संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी जाम हो चुके थे। अचानक रडार की स्क्रीन गायब हो गई और वहाँ एक अजीब सा कोड लिखा हुआ आने लगा। मेरा दिल जोर से धड़का। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। खुदा के लिए ये क्या हो रहा है? अमले की एक मेंबर एयर होस्टेस कॉकपिट में दाखिल हुई और उसका चेहरा जरा था। मैडम, मुसाफिरों के सामने लगी स्क्रीनें भी अजीबोगरीब ज़ुबान में कुछ दिखा रही हैं और जहाज़ का एंटरटेनमेंट सिस्टम खुद खुद चल रहा है। तब मुझे एहसास हुआ कि जहाज़ का पूरा सिस्टम किसी ने हैक कर लिया था। दुनिया की तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ था कि किसी उड़ते हुए जदीद मुसाफिर जहाज़ के कंप्यूटर सिस्टम को ज़मीन से हैक कर लिया जाए, लेकिन उस वक्त हमारे साथ यही हो रहा था। जहाज़ अब हमारी मर्जी से नहीं बल्कि किसी नामालूम हैकर के इशारों पर चल रहा था। हम फ़ज़ा में मशहूर हो चुके थे। इसराइल पर ज़मीन से राब्ता करने की कोशिश की तो वहाँ भी सिर्फ शोर आ रहा था। सिस्टम हैक हो चुका था। मैंने लरजती आवाज़ में कहा। पूरे कॉकपिट में सन्नाटा छा गया। अमला परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगा। मौत अब हमारे सामने खड़ी थी। जहाज़ का रुख अचानक तब्दील हुआ और वो तेज़ी से नीचे की तरफ जाने लगा। मुसाफिरों की चीखें कॉकपिट तक सुनाई दे रही थी। ऐसे में जब अकल काम करना छोड़ दे और मौत का साया गहरा होने लगे तो इंसान की सोच इन लोगों की तरफ जाती है जो उसका कुल सरमाया होते हैं। मैंने बेअख्तियार नुमान को याद किया। नुमान जो सिर्फ मेरा शौहर नहीं था बल्कि एविएशन साइबर सिक्योरिटी का वो मोहर ताबा था जिसकी मिसाल पूरी इंडस्ट्री में नहीं मिलती थी। वो एक बाकमाल पायलट होने के साथ साथ साइबर सिस्टम का जादूगर था। उसे जहाज़ों के सॉफ्टवेयर और उनकी पेचीदगियों का इतना इल्म था कि वो आंखें बंद करके भी किसी बग को पकड़ सकता था। मुझे याद है जब वो अक्सर घर में बैठे लैपटॉप पर कुछ कोड लिखते रहते थे और मैं मजाक में कहती थी, नुमान, आप पायलट हैं या कंप्यूटर इंजीनियर? तो वो मुस्कुरा कर कहते थे, मरीम, आने वाला वक्त डिजिटल जंग का है। एक दिन जहाज़ों को गिराने के लिए मिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक गलत कोड ही काफ़ी होगा। आज उनकी कही हुई बात सच साबित हो रही थी। उस वक्त जहाज़ में और बाकी अमले में कोई भी ऐसा नहीं था जो इसे हैकिंग का तोड़ कर सकता। हम सब बेबस थे। टेक्नोलॉजी हमें धोखा दे चुकी थी। ऐसे में सिर्फ एक ही आदमी था जो इस कोड को डी कोड कर सकता था। जहाज़ के मेन फ्रेम में दाखिल होकर हैकर का रास्ता रोक सकता था, जो उस डूबते हुए जहाज़ को बचा सकता था। मगर वो आदमी हम में नहीं था। वो आदमी मेरा शौहर नुमान था। नुमान जिसे पिछले 1 साल हो गया था। वो हादसा, वो तूफानी रात जिसने मुझसे मेरा जीवन साथी छीन लिया था, आज दोबारा मेरी आंखों के सामने घूम गई। लोग कहते थे कि नुमान का जहाज़ लापता होगा, वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरा दिल कभी इस बात को तस्लीम नहीं कर पाता था। आज उस कॉकपिट में मौत के साए में मुझे शिद्दत से उनकी कमी महसूस हो रही थी। मैडम, हम क्या करें? ऊंचाई तेजी से कम हो रही है। मावन पायलट की आवाज़ ने मुझे हाल में वापस लाया। मैंने पागलों की तरह स्क्रीन पर हाथ मारे, शायद कहीं से कोई रास्ता निकला। अचानक हैकर की तरफ से स्क्रीन पर एक मैसेज नमूदार हुआ। सिर्फ एक ही शख्स मुझे रोक सकता था और वो अब यहाँ नहीं। अलविदा फ्लाइट 702। मेरा सांस रुकने लगा। ये मैसेज बराह रास्त नुमान की महारत को चैलेंज कर रहा था। उसका मतलब था कि हैकर जानता था कि नुमान कौन था और वो क्या कर सकता था। मैंने अपने आंसू पूंछे एक अजीब सी हिम्मत महसूस की। अगर नुमान यहाँ होता तो वो क्या करता? वो कभी हार नहीं मानता। उसने मुझे सिखाया था कि हर लाख की एक चाबी होती है, चाहे वो डिजिटल ही क्यों ना हो। मैंने अमले को हुक्म दिया, जहाज के मेन सर्वर का पैनल खोलो। मुझे इसकी हार्ड वायरिंग
बात अगर सही चाहिए, लेकिन मैडम आप पायलट हैं, आप ये कैसे करेंगी? एयर होस्टेस ने हैरत से पूछा। मैं नुमान की बीवी हूँ, मैंने मजबूत आवाज़ में कहा। मैंने उससे गेंटू इन सिस्टम पर काम करते देखा, मुझे कोशिश करनी होगी। मैंने कांपते हाथों से पैनल खोला, जहाँ तारों का एक जाल बिछा हुआ था। मेरे सामने वो पेचीदा सर्किट था जिसे समझना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। मुझे वो वक्त याद आने लगा जब नुमान मुझे इसरार करके इन चीज़ों के बारे में बताते। वो कहते थे, मरीम अगर कभी सिस्टम क्रैश हो जाए तो बाईपास प्रोटोकॉल हमेशा मैनुअल होता है। मैंने दिमाग पर जोर दिया। वो कौन सा कोड था? वो कौन सी तार थी? जहाज अब बादलों से नीचे आ चुका था और नीचे समंदर की तलातम खेज लहरें साफ नजर आ रही थी। मौत चंद मिनटों के फासले पर थी। अमर और मुसाफिर कलमा पढ़ रहे थे। मैंने एक सुर्ख तार को पकड़ा और उसे काटने का सोचा, मगर फिर रोक गया। नुमान ने कहा था, सुर्ख तार हमेशा धोखा देती है, असल ताकत नीले रंग में छुपी होती है। जहाज तेजी से समुद्र की समत गिर रहा था। हर तरफ मौत का रक्स था। हम सब बेबस थे। मैंने हार्ड वायरिंग और कोड्स के जरिए अपनी आखिरी कोशिश भी कर ली थी, मगर हैकर का सिस्टम इस कदर ताकतवर था कि वो बार बार मेरे दिमागी हिसार को तोड़ रहा था। मौत का साया इतना गहरा था कि मुझे अपने बच्चों अजलान और रुमान के चेहरे आखिरी बार धुंधले धुंधले नजर आने लगे। नुमान, काश आप यहाँ होते। मैंने सिसकते हुए आंखें बंद कर ली। अचानक इस हंगामे और चीखों पुकार के दरमियान काकपट के मजबूत दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक देनी शुरू कर दी। ये दस्तक आम नहीं थी, इसमें एक खास किस्म की बेचैनी और अथॉरिटी थी। मैं और मेरा मावन पायलट एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। उस वक्त जब जहाज क्रैश होने के करीब हो, बाहर से दस्तक देने वाला कौन हो सकता था? अमले की एक रुकन ने थरथराते हाथों से हिफाजती लॉक खोला और दरवाज़ा पीछे हटा। सामने जो मंजर था उसने मेरे जिस्म का खून मुजमद कर दिया। वहाँ नुमान खड़े थे, मेरे शोहर जिन्हें दुनिया मुर्दा समझ चुकी थी, जिनकी याद में मैंने एक साल मातम में गुजारा था। वो इस वक्त मेरे सामने जीता जागता वजूद लिए खड़े थे। उनकी वर्दी बिखरी हुई थी, चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में वही पुराना आज़म था। मैंने हैरानो परेशान साकत खड़ी रह गई। मुझे लगा शायद मौत से पहले कोई शराब है, कोई वहम है। नुमान, मेरे हलक से भी मुश्किल आवाज़ निकली। वो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुके। उन्होंने मेरी तरफ एक गहरी नज़र डाली जिसमें दुख भी था और हमदर्दी भी, मगर सूरत हाल की नज़ाकत देखते हुए फौरन आगे बढ़े और पायलट के नशिस्त के पास मौजूद मैनुअल पैनल पर झुके। मरियम, वक्त नहीं है। हैकर ने एंटी ग्राफ प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया। जो तुम कर रही थी वो ठीक था, लेकिन तुम्हें सिस्टम को ग्राउंड लूप पर डालना होगा। उन्होंने नहायत तेजी से उंगलियों की बोर्ड पर चलाते हुए कहा। इनके हाथ जादुई अंदाज में उस स्विचेस और कोड्स के साथ खेल रहे थे। वो खामोश मुजाहिद की तरह मौत से लड़ रहे थे। चंद सेकंड्स में ही जहाज के इंजन की गड़गड़ाहट बदली, सुर्ख रोशनियां गुल हुई और स्क्रीन पर नॉर्मल डाटा नजर आने लगा। जहाज जो समुद्र को छूने वाला था एकदम से मुस्तहकम हो गया। हम सब ने जैसे नई जिंदगी पाई थी। मावन, पायलट और अमला खुशी से रोने लगे, मगर मैं अभी तक सदमे की कैफियत में थी कि वो यहाँ कैसे है, वो जिंदा कैसे है। अब जहाज और हम सब खतरे से बाहर थे, मगर मेरे अंदर का तूफान अभी शुरू हुआ था। मैंने नुमान से नजरें चुराना शुरू कर दी, क्योंकि जैसे ही मौत का डर खत्म हुआ, माजी की वो तलख यादें एक एक करके मेरे जहन के पर्दे पर लहराने लगी, जिनकी वजह से मैंने इन्हें खुद से दूर किया था। मुझे वो दिन याद आने लगे जब मैंने इन्हें एक एयर होस्टेस के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। वो मंजर मेरे दिल पर एक जख्म की तरह कुंदा था जब मैंने अपने एतवार को चिकनाचूर होते देखा था। मेरा उन पर से एतवार उठ गया था और मैंने सच जाने बगैर इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। जब जहाज़ ने बेहिफाजत लैंड कर लिया और मुसाफिरों को उतार दिया गया, तो एयरपोर्ट के एक पुरसकून कोने में नुमान मुझे लेकर एक साइड पर गई। मैं खामोश थी, मेरी नज़रें ज़मीन पर जमी थी, जैसे मैं उनका सामना करने से डर रही हूँ। मरियम, उन्होंने धीमी और बारी आवाज़ में मुझे पुकारा। मैं जानता हूँ तुम्हारे ज़हन में हज़ारों सवाल होंगे, और सबसे बड़ा सवाल उस दिन के बारे में है जिसे तुमने अपनी आंखों से देखा था। मैं खामोश रही, मगर मेरे आंसू मेरी पलकों की बाढ़ तोड़ने लगे थे। वो बताने लगे, मरियम, उस दिन तुम्हें बहुत गलत फहमी हुई थी। वो एयर होस्टेस सारा खुद मेरे पीछे पड़ी हुई थी। वो मुझसे शादी करना चाहती थी और उसे मालूम था कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ तुमसे जुड़ी है। उसने वो सारा ड्रामा जानबूझकर रचाया था ताकि तुम्हारे और मेरे दरमियान ऐसी गलत फहमी पैदा हो जाए कि तुम मुझे छोड़ दो और फिर वो मुझे हासिल कर ले। मैं उस वक्त भी उसे समझा रहा था, उसे मना कर रहा था, लेकिन तुमने जिस जाविये से हमें देखा, उसने तुम्हें सच्चाई देखने ही नहीं दी। मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता था मरियम। मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं था। मेरी हिचकियां बंद गई। नुमान ने जारी रखा, तुमने मुझे सच्चाई साबित करने का मौका ही नहीं दिया। तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया और मैं इतना टूट गया था कि मैंने खुद को एक खतरनाक मिशन के लिए वक्फ कर दिया जहां मेरी शिनाख्त बदल गई थी। वो हादसा जिसमें मेरा जहाज़ गायब हुआ, वो दरअसल एक खुफिया ऑपरेशन का हिस्सा था जिसके ज़रिए मैं उन लोगों तक पहुंचना चाहता था जो एविएशन सिस्टम्स को हैक करके मासूम जानों से खेलते हैं।
آج جو کچھ ہوا وہ اسی گروہ کی کارروائی تھی اور میں پچھلے کئی مہینوں سے ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئے تو مجھے اپنی روح تک کانپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے میری زندگی کی تمام خوشیاں مجھ سے روٹھی نہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو باپ کے سائے سے محروم رکھا، ارمان کو اس کی ذہانت اور سنجیدگی کے باوجود ایک ایسی سزا دی جو اس کا حق نہیں تھی۔ وہ تھپڑ جو میں نے ارمان کو مارا تھا وہ دراصل میری اپنی ناکامی کا غصہ تھا جو میں نے اس معصوم پر نکالا تھا۔ کچھ دن بعد جب سارا ایئر ہوسٹل سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی اور بتایا کہ کیسے حسد اور لالچ میں آ کر اس نے ایک ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا تھا۔ میرے دل پر پڑا ہوا بوجھ جیسے یکدم اتر گیا۔ اب ہماری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ نعمان کی واپسی کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ جب میں انہیں گھر لے کر آئی تو ارمان اور ازلان کا رد عمل دیکھنے تھا۔ چھوٹا ازلان تو ان سے ایسے لپٹ گیا جیسے اسے کوئی کھوئی ہوئی جنت مل گئی، مگر ارمان خاموشی سے دور کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لبوں پر وہ پرانی سنجیدگی۔ نعمان اس کے پاس گئے، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اور اس کا ہاتھ تھما۔ ارمان میرے بیٹے، میں نے سنا تم بہت بہادر ہو گئے، کیا تم نے اپنے بابا کو معاف کر دو گے؟ ارمان نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر دوڑ کر نعمان کے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ خاموشی جو ایک سال سے ہمارے گھر کا مقدر تھی اب سسکیوں قہقہوں میں بدل رہی تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اب ہم ایک مکمل اور خوشحال فیملی کی طرح رہنے لگے تھے۔ ارمان کی وہ گم سمی اب ختم ہو گئی تھی۔ وہ اب دوبارہ سے وہی ذہین اور ہنسمکھ بچہ بن گیا تھا۔ بس اب وہ ویڈیو گیمز کم کھیلتا، اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کر کمپیوٹر کوڈنگ اور جہاز رانی کے اسرار سیکھتا۔ ازلان کی شرارتیں دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ میں اکثر رات کو جب ان تینوں کو ایک ساتھ سوتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے دیکھتی تو خدا کا شکر ادا کرتی۔ وہ طوفانی رات جس سے میں ڈرتی تھی وہی رات میرے لیے اجالا لے کر آئی تھی۔ میں نے سیکھا کہ رشتے اعتبار کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہمیں نظر آ رہا تھا وہ سچ نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی اب ایک ایسی پرواز تھی جس میں کوئی تیسرا شخص، کوئی غلط فہمی، کوئی خوف دخل نہیں دے سکتا تھا۔ نعمان کے وجود نے ہمارے گھر کے ہر کونے کو روشن کر دیا تھا۔ وہ کمی جو ارمان کی زندگی میں ایک اخلاق کی صورت میں تھی اب وہ محبتوں کے رنگوں سے بھر چکی تھی۔ فلائٹ 702 کی وہ دہشت اب ایک پرانی یاد بن گئی تھی لیکن اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی تھی۔ میں نے اب اڑنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ میری کائنات اب زمین پر میرے گھر کے ان چار دیواریوں میں مقید تھی۔ جہاں میری محبتیں، میری خوشیاں آباد تھیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے اور ہر مشکل کا مل کر مقابلہ کرنے کا عہد کیا تھا۔ اب ارمان اپنے اسکول میں فخر سے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر جاتا اور میں دور کھڑی مسکراتی ہوئی سوچتی کہ زندگی واقعی معجزوں سے بھری ہوئی ہے۔